जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। मुस्कुराते सुबह में दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नौरीन जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। उनसे जानते हैं, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से कि ये जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके करवाने से जो है कोई फायदा नहीं होता। हालांकि ये लोग 5-5 साल पढ़ के आते हैं और लोग ये कहते हैं कि हमने यूट्यूब से ये वाली एक्सरसाइज की तो हमें जो है वो अफाका हुआ। तो फिर इनका क्या कसूर है जो उन्होंने 5 साल पढ़ाई की? तो आइए जानते हैं इनके तासुरात इन्हीं से और बहुत सी बातें करेंगे। मिलवाते हैं आपको डॉक्टर नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नौरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको मुस्कुराती सुबह में एक दफा फिर से हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले भी आप आई थी जब भी हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की थी। आज का जो मेरा मसला है, जो मैं ये सोच रही हूँ कि कराची में या पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो सबको ही जॉइंट प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स है। फिजियोथेरेपी किस तरह से जो है वो कारआमद साबित हो सकती है जिसको भी बैक प्रॉब्लम है, जिसको भी जॉइंट पेन्स है? बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम चलना पसंद नहीं करते ज़्यादातर ना, हम एक जगह पे रहते हैं, मोबाइल नहीं होते, चलते फिरते नहीं है ना। और मेल न्यूट्रिशन, मेल प्रैक्टिस बहुत है। इतनी हमारे यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है प्रॉपर कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो अर्ली एजेस में अगर आपको हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है जो आपको जॉइंट्स पेन जा रहे हैं। अच्छा, फीमेल है तो फीमेल्स में 3:1 का रेशो होता है कि उनको जॉइंट्स पेन होता है, बिकॉज वो बेबी कंसीव करती हैं तो वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है। तो फीमेल्स में तो ये समझ आती है। फिर मैंने आपको बताया ना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। मतलब आपको आपकी गायनी कभी भी जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं भेजेगी कि आपकी पैथो की रिपोर्ट्स ये आ रही है, ये डेफिशिएंसी है तो यू हैव टू गो टू न्यूट्रिशनिस्ट। आपको इतने अमाउंट में ये चीज़ें हर हाल में पूरे 9 मंथ्स लेनी है। तो वो सब चीज़ हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिसकी वजह से आगे जाके या तो वो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। फिर हमारे यहाँ एक आजकल बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचाने के लिए स्पाइनल लगा दिया जाता है ड्यूरिंग बेबी बर्थ ना, तो उसकी वजह से भी फीमेल्स को जो है वो बैक एक आ जाता है कि वो झुकने के काबिल नहीं होती। फिर उन्हें बेबी कैरी करना होता है, फिर बड़ा वाला बच्चा नहीं, हमें भी गोद में लो, उसका वेट होता है। तो वो सारी प्रैक्टिस मैंने कहा ना आपको, हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या प्रॉपर पता नहीं है, या वो जो एक पर्टिकुलर इन लॉस के एक होते हैं ना कि ये क्या ऐसे नहीं होता, हमारे वक्त में नहीं था, अब क्यों है। बहुत अब हमारे यहाँ हर चीज़ तो आर्टिफिशियल है। आप देखें, बिल्कुल एग्स तक आर्टिफिशियल है। हाँ, हमारे यहाँ कोई चीज़ नेचुरल है तो बॉडी को क्या लगेगा? तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली बॉडी पे आहिस्ता 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 करके इफेक्ट होगा। जॉइंट पेन, बैक एक तो बिल्कुल कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। फिर हम चलना फिरना पसंद नहीं करते। अगर हमें कोई कुछ कहता है कि आप फिजियो करवा लें या डॉक्टर के पास चले जाएं, तो हमें वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होता है। फिर हमारे पास आजकल मैंने कहा ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जहाँ बैठे वहाँ पे बैठे, तो यूट्यूब है, हमने यूट्यूब खोली और हमारे सारे काम वहाँ से हो गए। हालांकि वहाँ से कुछ काम अगर बनते हैं तो बिगड़ते ज्यादा है। मतलब अगर आप गलत एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप अपने लिए नहीं सोच सकते कि अंदर आपने अपने किस आज़ा को किस तरह से हिला दिया या डिस्टर्ब कर दिया, और उसके बाद आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में जो है वो मुलव्विस हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए अब आपको अगर स्टेनोसिस है, इट्स अ डिजीज, इसमें जो है वो स्पाइन में जो है वो न्यूरोर हो जाती है। अगर आपको नहीं पता कि आपको स्टेनोसिस है और आपको उसमें ब्रिजिंग नहीं करनी है और आप ब्रिजिंग करे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह है। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है एक चीज़ के कॉन्ट्राइंडिकेशन। जस्ट आपने यूट्यूब पे देखा कि बैक एक के लिए ब्रिजिंग करनी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको तो स्टेनोसिस है, अब ब्रिजिंग आपके लिए है ही नहीं सही। तो फिर वो अल्टीमेटली आपको और पेनफुल इवन कि वो फिर आप चलने से भी जा सकते हैं। तो इतने ज़्यादा इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बताया जाता है। मतलब हम पूरा पढ़ के आते हैं तो हमें पता है। आप आके एक दफ़ा असेसमेंट ले लें, आप आके एक दफ़ा गाइडेंस ले लें, आप आके एक दफ़ा असेसमेंट ले लें, आप प्रॉपर आपको नो हाउ हो, फिर आप यूट्यूब क्या आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करें, बट एटलीस्ट आपको नो हाउ तो हो। लेकिन हमारे यहाँ मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने जो जिक्र किया कि वो जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन जो लगाते हैं सीजर के दौरान ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे भी, क्योंकि वो अब अपना टाइम सेव कर रहे हैं, ठीक है, और बस, और फिर उनको एक के बाद एक डिलीवरीज करवानी होती हैं, उसके लिए भी हो रहा होता है। फिर वो
बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो चेक एंड बैलेंस है नहीं कि ये जो भी सर्टिफाइड वहाँ पे उस लेबर रूम में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है भी नहीं कि उसका नर्व्स का इशू है। इंजेक्शन लगाना, आईवी लगाना, इट्स नॉट अ बिग डील, सही है, लेकिन आप एक नर्व स्पाइनल लगा के आप एक चीज आप एटलीस्ट उसके लिए अब वो एक तो इतनी आवर्स की ड्यूटीज़ होती हैं, इतने आवर्स में तो थका कभी कभी क्या, मैंने अक्सर ऐसे केसेस आफ्टर डिलीवरी डील किए हैं कि स्पाइनल के बाद मतलब बेबी बर्थ के बाद से जब वो हिस्ट्री ली जाती है और चेक किया जाता है तो पता चलता है ये तो आपको स्पाइनल रॉन्ग लग गया। अब आप पूरी ज़िंदगी झुक नहीं सकते। जब वो झुकेंगे उनको इतना बुरा ट्रिगर करेगा कि शर्टेका उनको लग जाएगा, पेन हो जाएगा। अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक केस था, मेरे पापा के मतलब फ्रेंड की बेटी है, शी इज़ वेरी यंग, हार्डली वो 24 ईयर्स की होगी। फर्स्ट स्पाइनल लगा था उसको, वो सेकंड डिलीवरी में ट्रिगर किया और वो ड्रैग कर मतलब पाँव खींच के चल रही थी। अब सोचिए उसके पास 2 बच्चे हैं, कितनी मुश्किल हो गई सिर्फ आपकी एक मैल प्रैक्टिस की वजह से कि आपने जल्दी से लगा दिया। ओह माय गॉड। आप मुझे नहीं पता आपका एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ, लेबर रूम में इतनी कोई जल्दी होती है। सिजेरियन में कौन सी जल्दी हो रही है मुझे समझ में नहीं आता, अनटिल एंड अनलेस के वो नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता नौरीन कि इतने सिजेरियन हो क्यों रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। आप किसी से भी सुन लें कि नॉर्मल डिलीवरी है, वो कहते हैं नहीं सिजेरियन है। भाई क्या हुआ था, वो पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम थी। कभी कभी बच्चियां जो है वो घबरा जाती हैं डर के मारे, उनको इतना खौफ तारी कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाके ही वो खौफ का शिकार हो जाती है। वो खुद कहती है कि ना बस आप हम लिख के देते हैं, हम अपने हस्बैंड को इतना प्रेशराइज करती हैं, लॉस को प्रेशराइज करती हैं कि आप जो है वो लिख के दे दें कि मुझे ऑपरेट करवाना है, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता कि ये एक दफा की कहानी नहीं है। एक तो आपके सिर्फ 4 बच्चे हो सकते हैं, उसके बाद आपके बच्चे हो नहीं सकते। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बाद जिंदगी भर का मतलब जब सर्दियां आती है ना, उन लोगों से आप ये पूछें कि उनकी कमर जो है वो क्या क्या दुहाइयां देती है। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब ये जो फिजियोथेरेपी होती है वो उन लोगों के लिए भी कारआमद है। उन लोगों के लिए तो किस तरीके से में अब बेसिकली फिजियोथेरेपी इज अ रिहैब, कलेक्टिव आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाता है, आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, होम प्लान बताया जाता है, प्रिकॉशंस बताए जाते हैं, तो ये पूरा रिहैब है। ये है ही बेसिकली इसलिए कि आपको कोई इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, आफ्टर सर्जरी जो है वो पोस्ट केयर बताई जाती है, बिफोर सर्जरी प्री केयर बताई जाती है, सारी इसमें पूरा कलेक्टिव एक रोल प्ले करती है, एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं। लेकिन जो स्पाइनल इंजरीज हो जाती हैं उसमें ये प्रोलॉन्ग चलती है। ठीक है। हमारे यहाँ सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज भी हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता, या हस्बैंड्स को हमारे यहाँ सबसे बड़ा आजकल ये है कि फिजियोस का जो है वो पैनल नहीं है, मेडिकल एड नहीं है उनको, तो वो कहते हैं हमारे पैनल पे नहीं है, सॉरी। तो इस वजह से भी फीमेल सफ़र कर रही हैं। अब आप देखिए फीमेल्स कितना सफ़र कर रही हैं, बिल्कुल वो प्रेशराइज हो जाती हैं। असल में हमारे यहाँ ना इतने अच्छे है नहीं, हर हॉस्पिटल में ना इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है कि जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो इतना खौफनाक कोई बनाया हुआ है उन्होंने, इतनी ज़्यादा हर हॉस्पिटल्स में नहीं है। मैं और हॉस्पिटल्स की बात नहीं करी जो कि काफ़ी अच्छे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के, वो इतने कोई ड्रास्टिक से हैं, वो एक हॉरर फिल्म की तरह लगता है। और वो वहाँ पे इतना कोई भाग दौड़, इतनी कोई जल्दी मची होती है, अजीब मतलब एक हस्टल बस्टल हुआ है कि वो इसीलिए अब यंग बच्चियां तो डरेंगी ना, जाहिर सी बात है। जो खुद 22-23 इयर्स की, वो तो खुद बच्ची है, अभी उसका क्या माइंड है, वो डर जाएंगी कि अगर मैं 14 घंटे के लेबर पे गई हूँ, फर्स्ट लेबर 14 घंटे का होता है, तो मैं इस हॉरर एनवायरनमेंट में रहने से अच्छा है कि मैं जल्दी से कटवाऊँ, बच्चा बाहर आए और मैं भी घर जाऊँ। एग्जैक्टली। तो उस चक्कर में बहुत अब अवेयरनेस नहीं है कि आके डॉक्टर गाइड करें, वो क्यों गाइड करेंगी। अब आप सोचेंगे तो पूरा देखा जाए तो एक माफिया बना हुआ है कि उन्होंने आपको, अगर आप सिजेरियन करवा रही हैं तो मिनिमम आप 4 डेज रुकेंगे। हाँ। 4 डेज रुकेंगे, उसमें 4 चक्कर डॉक्टर के लगेंगे, राउंड्स होंगे, जाहिर सी बात है। फिर ये खर्चा, वो टेस्ट, ये चीज़ें, ये मतलब
मैं नाम नहीं लेना हाँ, चाहिए, exactly. बहुत सारी चीजें, फिर देन वो ह्यूज अमाउंट ऑफ बिल। जी, 4 से 5 पूरा लाख एक रुपए का। माफिया है। लेकिन आपने एक बच्ची की जो कि पूरे अपना घर लेके चल रही है, जिसको पूरे अपने बच्चों को लेके चलना है। हमारे यहाँ हाउस होल्ड इतने अच्छे तो नहीं होते हैं, हर कोई तो मेड अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं ऐसे हमारे घर हैं, हर घर तो ऐसा नहीं है ना कि जिसमें लिफ्ट है। कुछ घरों में तो हमें 3 फ्लोर्स चढ़ के जाना है। अब एक बच्ची है या जो एक फीमेल है, उसको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, एक इंजरी हो गई ना, या आपने उसको डैमेज कर दिया नर्व को, अब वो ड्रैग करके चले, मतलब घसीट के अपना पाँव 3 मंजिला चढ़ के आ रही है, जा रही है, उसको बच्चे भी दे, तो वो तो अल्टीमेटली बजाय ठीक होने के, अच्छा वो केयर जो हमारे पास होनी चाहिए, 3 मंथ्स की लीव हो गई, इवन बाहर के मुल्कों में हस्बैंड्स को भी लीव दी जाती है। वाओ, आप ये जरा देखें कि कितनी सपोर्ट है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ पे इशू होगा, इसीलिए हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बिल्कुल। हर हमारी जो लड़कियां हैं वो जवानी में ही कमर दर्द से जूझ रही होती हैं, और ये जो सड़कें टूटी फूटी हैं उसकी वजह से जो हमारे भाई हजरात बाइकों पे जाते हैं, उसके बाद उनको जो बैक प्रॉब्लम होती है, अल्लाह अकबर, ये उनको सर्वाइकल बहुत होता है, क्योंकि वो इतने झटके लग रहे होते हैं, प्रॉपर अच्छे वाले हेलमेट्स हैं नहीं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। आप ऐसे अगर आप हमें हुकूमत हमें अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही कोई फैसिलिटी, तो एटलीस्ट हमारे लिए आसानियाँ तो पैदा कर दें आप थोड़ी सी। बेशक कुछ भी हमारे लिए ऐसा नहीं, हर कोई नहीं कर, वो समझे जिस तरह के हम लाइफस्टाइल एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल कर रहे हैं ना, ऐसे हर कोई कर सकता है, नहीं कर सकता हर कोई वो सब चीज़ें अफोर्ड, बहुत मुश्किल है। अब हम लोग भी अगर जैसे अब एक मेरे पास कोई फीमेल आती है, ठीक है, उसको जो है वो इंजरी हुई है, बल्ज हो गया, डिस्क बल्ज हुआ, गिरी थी, डिस्क बल्ज हुआ, वो कॉमन है, हो जाता है गिरने में, स्लिप होने में। अब मैं उनको बेल्ट लिख के दूंगी, वो जाएंगी ना तो वो जाके डर जाएंगी, इतनी ह्यूज प्राइस की हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है, लोग बाहर मुल्कों में 6-6 महीने या साल पे प्राइजेस बढ़ते हैं, हमारे यहाँ वीकली के हिसाब से चीज़ें, और मेडिकेशन वाला जो हमारा जो मेडिकल वाला जो हमारा सेक्शन है ना, वो तो मुझे समझ से बाहर भाई। आप वीकली कह रही है, मुझे लगता है डेली बेसिस पे होता है, मतलब वो आके, अच्छा अब वो सपोर्ट ज़रूरी है कि आपके डिस्क बल्ज हुआ है, आपकी डिस्क है ना, मतलब आपकी जो वर्टिब्री है उसके बीच में एक सॉफ्ट कुशन है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। अब वो जो हम जब मूव करते हैं तो हमारे साथ मूव करता है, तो हमें पता नहीं चलता, या कोई शॉक हुआ तो वो शॉक अपने ऊपर ले लेता है, वो जेली लाइक होता है। लेकिन अब उसमें चोट लग गई है ना, ठीक है, वो डैमेज होके बाहर को आ गया, और दोनों वर्टिब्री, उसको कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर उसको सिर्फ फिजियोथेरेपी तो नहीं होगी, बाकी जो आपके 23 आवर्स हैं उसमें आपने सपोर्ट लेके चलना फिरना है ताकि आप जल्दी क्योर कर जाएं। लेकिन वो फैमिलीज़ कहती हैं कि हमारे 3 डेज़ या 4 डेज़ के सेशन से भी ज़्यादा, 1 वीक के सेशन से भी ज़्यादा वो बेल्ट हमें मिल रही है। फिर वो जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होता है, एरिया अपग्रेड होता है, तो हमारे यहाँ चेक इन बैलेंस नहीं है कुछ भी। कितनी, मतलब आप देखें कि हम लोगों के लिए सिर्फ क्या बोलूँ मैं नेशनल टीवी पे बैठ के बहुत सारे वर्ड्स बोल भी नहीं सकती, मतलब कोई फैसिलिटी तो छोड़े, हमारे लिए आसानी भी नहीं है, आसानी भी नहीं है, और परेशानियां जो है वो हम पे बहुत ज्यादा मुसल्लत है। और उस पे जो है, मुझे ये जो YouTube वाला किस्सा आपने मेरे साथ शेयर किया था ब्रेक से पहले, कि लोग जो है वो बता रहे होते हैं कि हमें आपकी एक्सरसाइजेस से तो भाई बहुत लंबा टाइम लगेगा ठीक होने में, हम YouTube से देख लेंगे, उससे हम सीख लेंगे, तो मतलब आपका डिग्री लेने का फिर क्या फायदा। मैंने आपको कहा ना कि ये तो चले एक कॉमन बात होगी, लेकिन अगर हम सब चीज़ें कलेक्टिवली देखें तो वो बेचारे करें क्या फिर, आप मुझे बताएं। वो आएंगे जाएंगे, हर चीज़ के प्राइस कैलकुलेट, जाहिर सी बात है, अब एक हर कोई तो वर्किंग वुमेन नहीं है ना कि वो अपने एक्सपेंस खुद देख ले। अब आपको हस्बैंड ने या फादर ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया, आपको उसमें सब कुछ करना है ना, तो हमारे यहाँ मेडिकल वाली फैसिलिटी अगर थोड़ी सी भी प्रोवाइड कर दी जाए, या हम अगर मेडिकेशन परचेज कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हमें कंसेशन या कुछ रिलीफ दे दिया जाए, तो वो तो बिल्कुल बहुत आसानी हो जाएगी। और लोग, मैं ये भी पूछूंगी आपसे, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आके लोग समझते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज है, फिजियोथेरेपी की जानिब अगर जाते हैं तो क्या इसमें सदाकत है, यानी आकर जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक, आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सदा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब और नौरीन से जानते हैं जो सवाल मैं जो है वो छोड़ कर गई थी, उस सवाल में बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत महंगा इलाज है,
महंगा बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपके लिए हर चीज़ महंगी है। तो ये थोड़ा प्रोलॉन्ग है, महंगे से ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, क्योंकि विदाउट मेडिसिन रिलीव है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि हम सारी चीज़ों को जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं ना। आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बनाते हैं, शॉर्ट टर्म में हमारा कोशिश होती है कि सबसे पहले 2 to 3 डेज़ पेन रिलीफ किया जाए, पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। 60 to 70, अब एक स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो तो 1 वीक और 10 डेज़ में रिकवर नहीं कर सकता ना, या कोई स्पाइनल इंजरी हुई है या कोई आपको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। तो अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें न्यूरो साइंस में जो कि स्टिल अनडिस्कवर है, एग्जैक्टली स्टिल अनडिस्कवर हैं। कभी कभी होता है स्ट्रोक के पेशेंट में पार्शियल होता है, मतलब हाफ एक साइड का है और वो विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स रिकवर कर जाता है। और कभी कभी होता है कि हर चीज़, हर फैसिलिटी होने के बाद, सारी फैसिलिटीज़ फैमिली के पास होने के बावजूद जो है वो 3 मंथ से अबव हो जाता है, फिजियो भी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो रिकवर नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिकल है, अल्लाह ताला की तरफ से, एक ब्रेन की तरफ से है, सिग्नल्स आ रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है। पार्किंसंस है जो कि रिकवर नहीं करता, ब्रेन से केमिकल आ रहे हैं। तो न्यूरोलॉजिकल ऐसी बहुत सारी डिजीज़ बहुत टाइम टेकन होती हैं। तो इसलिए लोगों को लगा था हम इतना पैसा खर्च करें, असर नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता नहीं। आप आके अपने फिजियो से डिस्कस करें, पूछें उनसे, अगर वो आपसे रिपोर्ट्स मांग रहे हैं तो आप उनको प्रोवाइड करें, बिकॉज जब तक पता नहीं होगा कि रूट कॉज क्या है, ठीक है, तो हम इतना आपको प्रॉपर नहीं गाइड कर पाएंगे। ठीक है, वो मतलब प्रॉपर हिस्ट्री की जरूरत होती है। प्रॉपर हिस्ट्री की, वो कहते हैं रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में है। अगर डिले हो रहा है तो फिर इसमें हमारा कसूर नहीं है। अब आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। आप हमें प्रॉपर जब प्रोवाइड करेंगे सारी पैथो की रिपोर्ट, जो भी आपके हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स करवाई हैं, आजकल उसका PDF मिल जाता है। आप कुछ भी कह के कि हमें बाहर कंसर्न करना है तो वो तो फ़ौरन आप बाहर का नाम लें, वो फ़ौरन आपको रिपोर्ट्स देंगे। बिल्कुल नहीं बोले आप कि हमें किसी और डॉक्टर से सजेशन देनी है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, लॉन्ग टर्म ऐसे कि अब जैसे हम स्पाइनल और जॉइंट पेन की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल नहीं हैं, ठीक है। अब जॉइंट है, अब जैसे नी जॉइंट है, ये कलेक्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स हैं बॉडी के, 3 शोल्डर जॉइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, 3 बोन्स मिलके एक जॉइंट बना रहा है। नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। अगर आपको इसमें ऐक हो रहा है, इसमें पेन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे मसल्स कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर आप चल फिर रहे हैं, हाथ है तो हाथ की मूवमेंट काम कर रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करवाना, हम करवाते हैं रिस्ट्रिक्ट। हमारा गोल ही यही है कि हम मूव करवाना है, बेटर मूवमेंट करवानी है हमें ना। तो वो जाहिर सी बात है, फिर वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। इसलिए हम अगर प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। अब आप इधर से सुन रहे हैं, नेबर्स से सुन रहे हैं, रिलेटिव से सुन रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि एक्सपेंसिव हो रहा है या ये इस तरह से हो रहा है, आप एक्यूपंक्चर करवा लें, आप ये करवा लें, आप पहले डिस्कस तो करें कि आखिर हमारा जो ट्रीटमेंट है। अब अगर एक लेडी है, वैसे मैं हूँ और आप हैं, हम यंग हैं, हम जाते हैं तो हमें वो टाइम नहीं लगेगा, हम विद इन अ वीक्स क्योर कर जाएंगे। एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका लाइफस्टाइल वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप डिस्कस तो करें कि मेरी जो डिजीज़ है या जो मेरी इंजरी है तो ये सुपरफिशियल नहीं है, तो उसमें टाइम लगेगा। अब आपका मसल पुल हो गया, आप आए मेरे पास में 4 दिन में आपको ठीक कर दूंगी, ओके। लेकिन अब आपके ज्वाइंट पेन है, आपको ओवे हुआ है, ठीक है, अब वो आपका एक अंदरूनी मसला है, उसको ठीक होते होते थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दबाज हैं, हम लोग थोड़े से जल्दबाज हैं, ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। जो लोग मोटे होते हैं, जो लोग ओबीज होते हैं, उनको भी ये इंजरीज हो जाती हैं, फिर वो भी जब फिजियोथेरेपी कराते हैं उनको भी फर्क पड़ता है। हाँ, पहले तो हम उन्हें असिस्ट करते हैं। हमारी फील्ड में सबसे पहले असेसमेंट होती है, हमारे मैनुअल टेस्ट होते हैं। अगर आपके पास MRI और रिपोर्ट्स नहीं है, एक्सरे, तो नो इशू, हमारे पास अपने मैनुअल टेस्ट होते हैं, हम उससे बताते हैं कि आपकी रेंज वगैरह चेक करते हैं। अगर हमें लग रहा होता है कि नहीं आपकी ओबेसिटी की वजह से आपको पेन हो रहा है, अगर OA है तो वो तो कॉमन है ना, फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या आपको कोई स्पाइनल इंजरी हुई, आप गिर गए, तो वो तो एक लॉजिक है कि आपको इस वजह से। लेकिन पहले हम रूट कॉज पता करेंगे उसका ना, असिस्ट करके कि क्या, हाँ अगर आपका वेट रूट कॉज है तो फिर हम उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजते हैं। हमारे यहाँ मेल प्रैक्टिस, प्लीज़ मैं कहूँगी मेल प्रैक्टिस से लोगों के पैसे के साथ, वक्त के साथ नहीं खेलें आप, क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी एक मेल प्रैक्टिस करेंगे तो
जो हमारे पास पेशेंट आए ना, बेसिकली समझे वो ब्रांचेस की तरह है। वो जाके आप ही की बात को बताएगा, बोलेगा हम तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे, उसने हमें मील प्लान दे दिया, प्लीज़ ये ये मेल प्रैक्टिसेस को नहीं करें, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास उनको भेजें, गाइड करें उनको कि भाई मैं इसके लिए या तो आपको सर्टिफाइड होना चाहिए कि मैं इसके लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप फिटनेस ट्रेनर्स के पास जाएं जो सर्टिफाइड है, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब फिर मैंने उनका एक सेट कर दिया, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्लान मैंने उनका सेट किया कि आपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, आपने फिटनेस ट्रेनर के पास जाना है, आपने अपना इतना वेट रिड्यूस करना है, या थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस होगा तो आपको क्या उसकी मतलब फील हो रहा है, आपने आके मुझे फीडबैक देना है। तो वो 2-3 दिन बाद मुझे फीडबैक देगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो है वेट की वजह से हो रहा था। फिर मैं बोलूँगी मैं एक्सरसाइजेज भी साथ साथ कराऊंगी, उनको सख्ती से बोलूँगी अगर आपने अपना खुद से डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम बोलते हैं, अगर आपको फुट पेन हो रहा है, आपकी ज़रा भी ऊपर नीचे हुई तो फिर आपको पेन आपका एलिवेट करेगा, तो इसके लिए फिजियो जिम्मेदार। हमारे यहाँ ये होता है कि हम कितना भी आप उनको गाइड कर लें, उनको काउंसल कर लें, वो ज़रा सा कुछ होता है, आपने पता नहीं कल क्या करा दिया, दर्द बढ़ गया जी, आप जिम्मेदार हैं। अब दूसरे पेशेंट्स भी हैं, मैंने जाहिर सी बात है जब अब तो नहीं, खैर जब बिल्कुल पास आउट होके निकले थे या जब इंटर्न्स थे तब तो हम लोग डर जाते थे, लिटरली डर जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है सीनियर्स से और हेड से डांट पड़ेगी, तो हम उस वक्त तो डर जाते थे। फिर आहिस्ता 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 करके टीचर्स ने बताया अगर उसको आराम हो रहा है तो वो तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो बोल रहा है आप उसको पूछो तो क्यों हुआ है, क्या पता उसने घर जाके रेस्ट ही ना किया हो। हाँ। अब इसी तरह से एक मेरे पास पेशेंट आती है प्लांटर fasciitis की, उनकी शादी है और वो सारे काम कर रही हैं, बोली मेरी स्वेलिंग भी हुई है, दर्द भी वैसे ही है। अब इसमें आपको आराम करना है, रेस्ट करना है, आप कर ही नहीं रही हो, फिर आप आके कंप्लेन करिए जी मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आपको कैसे फ़ायदा होगा? नहीं होगा, उनको तो प्रॉपर आराम की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपको एलिवेट नहीं करना है पाँव, अपने पाँव पर उठा के रखना है, रेस्ट देना है अपने पाँव को, एक्स्ट्रा काम। कुछ चीज़ें होती हैं मतलब कुछ ऐसी इंजरीज या कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें हम रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं कि आपने ये वाली मूवमेंट नहीं करनी है, प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी है। अच्छा, हर चीज़ को ऑल्टरनेट बताते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही बिठा देंगे, मैं तो कभी भी नहीं बोलती। वॉक, बहुत सारी आंटीज़ हैं वो वॉक नहीं कर पाती, तो एज फिर उनमें इतनी ताकत नहीं है, हर किसी के पास हेल्पर्स नहीं है, हाउस हेल्पर्स नहीं है, मेड्स नहीं है, तो फिर हम उनको कहते हैं आप वॉशरूम जा रहे हैं, उसी वक्त 4 अपने राउंड 2 राउंड्स लगा लें। आप नमाज़ पढ़ने उठी हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जितनी देर आप अपने बेड पे वापस आ रही हैं, आप 2 राउंड्स अपने बेड के राउंड ही घूम लें, तो वो आपकी पूरे दिन ऐसे करके अच्छी खासी वॉक हो जाएगी। ठीक है, वेरी तो गुड। हर चीज़ को अल्टरनेट होता है। वो बोलती हैं हम नहीं बैठ सकते, हमें रोटी पकानी होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रोटी पकाएं, 2 रोटी पकाएं, बैठ जाएं, स्टूल रख लें बच्चों का। अब मतलब हर चीज़ को हम पूरा आपको प्लान बना के देंगे आपको, लेकिन फिर आप भी तो आगे से सुने। हाँ, द बेस्ट थिंग इज दैट आप सुनेंगे तो जितना आप प्रिकॉशंस लेंगे। अब एक चीज़ हो गई है, नो इशू, हो जाती है, इट्स ओके। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तो ईमान ये है कि हर चीज़ अल्लाह की मसलहत होती है और बीमारी हमारे गुनाहों का कुफारा है, बेशक बेशक, हमें मसला नहीं है कोई, लेकिन आप उसको जो हम बता रहे हैं आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं नौरीन के एक चोट लग गई, एक इंजरी हो गई है, अब उसके बाद उन्हें पता है कि यहाँ पर पेन है, तो वो बार बार चेक करने के लिए ना उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, खुद से सोचने के लिए कि कितना पेन हो रहा है, तो वो फील करने के लिए बार बार वही पोजीशन करते हैं जिससे उनको दर्द हो रहा होता है। तो ये कितना हार्मफुल है उनकी इंजरी के लिए? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपके फ्रैक्चर हुआ है, सही है, अब आपको पता है कि आपके फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको बोला है कि आपने मूवमेंट करनी है, आपने जो है वो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते से पहले अपना फ्रैक्चर रिमूव नहीं करवाना है, पीओपी, वो उससे पहले रिमूव करवा देते हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल है कि हमें मसला हो रहा है, हमें इचिंग हो रही है, या हम कपड़े नहीं पहन पा रहे, या हमारे घर शादी थी, कोई भी रीज़न है, आप अपने आप को खुद से हार्म क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। अब आपको जो है वो स्पर हुआ है, ठीक है, मैं आपको मना कर रही हूँ कि आपने हील नहीं पहननी, हील स्पर हो गया ना, आपकी थोड़ी सी हड्डी में उभार आ गया है, मैंने आपको मना किया आपने हील नहीं पहननी। नहीं, हमारा तो काम ही ऐसा है। क्या काम ऐसा है? आपको जॉब से निकाल देंगे लिटरली। मैं तो अब जाहिर प्रैक्टिस में आ गई हूँ तो मैं इस तरह बोलती हूँ, फिर वो आके हमें कंप्लेन करते हैं अब ठीक नहीं हुआ, एक सेशन हो गया, मतलब 1 वीक का सेशन हो गया, आपने तो बोला था कि 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा।
ये ठीक तो है। मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, टाइम बर्बाद हो गया। तो अब मैं आपको जॉब से निकाल देंगे, आप मुझे खुद बताएं। अगर आप फ्लैट स्लीपर पहन के जा रहे हैं, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा? नहीं ना। आप कुशन रख लें, आप वोल्टीफोम के इतने सारे बैक एक्स आते हैं, वो आपको क्या करा जाएगा? अगर आप उसको लेके मूव करेंगे बुरे लगेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोगों का ना, हाँ, क्या हो जाएगा, मुझे कोई बता दे। वो हमारा जॉब ऐसा है। कैसा जॉब है आपका? नहीं नहीं, वो मैं अपनी अम्मी के सामने पाँव ऊपर करके सास के सामने कैसे बैठूं? आपकी इतनी स्वेलिंग हुई हुई है, आपको उसका ख्याल तो करना पड़ेगा ना। आप नहीं पाँव लटका के बैठे, आपको बुरा लग रहा है। बच्चों की बॉल है ना, मैं तो पेशेंट्स को बिल्कुल इजी टू वे बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हार्डेस्ट फास्ट रूल के आप जाएं जाके ये ख़रीदें वो नहीं। मैं तो पेशेंट्स को बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ। बच्चों की बॉल है, आप उस पर पाँव रख लें, कोई बात नहीं। ये भी सिंपल तरीका है, बहुत हाँ, इजी। कोई बात। अब जैसे अब ईद आई है, आंटीज आती हैं जो है वो पाँव सूजन के साथ बहुत आती हैं, तो कि बेटा आते हैं लोग पाँव ऊपर करके कैसे बैठे, अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल। मैंने कहा आंटी आपके घर में बच्चों की बॉल होती है ना, उसके ऊपर पाँव रख लें, हाँ कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, पाँव बहुत फोल्ड करके बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। सच उसके में। ऊपर आप शॉल डाल लें, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, आप उसके ऊपर शॉल या ऐसे दुपट्टा। आप सबसे पहले अपने लिए तो सिंसियर होंगे तो आप ठीक होंगे। बिल्कुल, अपने लिए खुद से आपने सिंसियर होना पड़ेगा, जब भी आप ठीक होंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। नौरीन, मुझे ये बताओ कि अब जो है बकरीद की आमद है, लोग जो है वो हम लोग सब, मुझ समेत, बहुत ज़्यादा गोश्त खोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मटन कुन्ना हो, चाहे पाए बन रहे हो, चाहे कीमा हो, चाहे कबाब हो, चाहे शामी कबाब हो, हम लोग सब इतना, मतलब उसमें उस वक्त हमें लगता है ना चिकन एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ना सब्जियां एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन गोश्त खाना ठीक है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, उन लोगों का कितनी क्वांटिटी में गोश्त खाना चाहिए और कितना मुज़िर सेहत है अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो? एक्सेस तो हर चीज़ मुज़िर सेहत है ना, ठीक है। आप अगर नहीं खा रहे तो उसके सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब दालें हैं, प्रोटीन होता है ना बेसिकली गोश्त में, और अंडे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब कुछ एक्सेस ले रहे हैं तो आपका स्टमक, सबसे पहले तो वो आपको हार्ट बर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको अल्सर कॉज होगा। अब आप एक गोश्त है जो कि अभी प्रॉपर, अच्छा फिर हमारे यहाँ वॉश नहीं करके रखते, उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रल इश्यूज हो जाते हैं, डायरिया, वॉमिट्स वगैरह मोस्ट कॉमन होता है ये। बिल्कुल ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है आप वीकेंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो उनको वैसे भी बोलते हैं कि आपने जो है वो बीफ से थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक। एज हो गई आपने, अगर आपको यूरिक एसिड है, आपने वैसे ही जो है वो रेड मीट की तरफ जाना ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अब जो है वो जो बिल्कुल रॉ होता है, आप देखें अगर आप बिल्कुल वो रॉ खा रहे हैं, बिल्कुल कच्चा खा रहे हैं, जो बारबेक्यू है बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल सही है। या फिर अगर वो कुन्ने वगैरह हैं तो उसमें कितना तेल वो इतना टाइम में पक रहा है, और वो मतलब आप ज़रा ज़ूम करें उसको, बिल्कुल ना तेल और वो सब कुछ उसमें होता है ना, कितना कोलेस्ट्रॉल है उसमें, तो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी नुकसानदेह है। हाँ। लेकिन अब ये चीज़ तो हो गई नुकसान वाली बात। अब हमने वो जो फ्रीज़र्स अपने भरे हुए हैं ना, उसको कंज्यूम करना है। बिल्कुल, हमने सुबह जो है वो नहारी का नाश्ता करना है या पाए का नाश्ता करना है, दोपहर में बिरयानी भी हो तो साथ में कबाब्स भी हो तो सब कुछ हो, फिर रात को बारबेक्यू तो भाई मस्ट है। इतना एक्सेस आप बॉडी कहाँ, स्टमक में अल्सर्स कॉज हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, एक्सेस हर चीज़। इन दांतों की बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जो है वो एक होने लगता है, जो है वो कैविटीज़ वगैरह के ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। एक्सेस हर चीज़ नुकसान करती है। फिर अब आपका लैक्टिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू, आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, जाहिर सी बात है। पहले आपको एडमिट होना पड़ेगा। आप इतना एक्सेस लोग गोश्त खा रहे होते हैं कि जैसे अब इस बकरीद के बाद ना मुझे ऐसा लगता है
एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, गोश्त होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं हमें जैसे। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर वैसे यूजुअली लोग गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, लेकिन बकरीद में हम लोग हबशी हो जाते हैं। हमारा ऐसा होता है कि बस सुबह में कलेजी खानी है, दोपहर में हमारी फलां जगह दावत है, ससुराल में जाना है तो अम्मी ने ये बनाया हुआ होगा, अपनी अम्मी के घर जाना है तो उन्होंने ये बनाया हुआ होगा। वो रह रह के जो रेसिपीज ट्राई नहीं करती हमारी बहनें कि वो वाली हमने फलां जगह देखी थी रेसिपी, ये वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब गोश्त से रिलेटेड हम क्या बकरीद के दौरान ये जो आम हमारी सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये कितना फायदेमंद है हमारे लिए। अब देखिए सब्जियों में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैंने आपको बताया ना, हर सब न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जियों में। अच्छा, गोश्त के साथ अगर हम मिला के खाएंगे ना तो हम सारा प्रॉपर एक मील ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ गोश्त खाए जा रहे हैं। सही, अब वो भी नान के साथ। हमारे पास सैलेड नहीं रखा हुआ जो उसको थोड़ा सा कंज्यूम करवाए, डाइजेस्ट करवाए। 6-7 घंटे उसको डाइजेस्ट होने में अभी हो, पूरा प्रॉपर वो डाइजेस्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना क्या चीज़ कितना टाइम ले रही है, हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है। अब वो डाइजेस्ट होने में टाइम ले रही है कि हमारी दूसरी दावत लाइनअप है जी। तो अब वो आप एटलीस्ट उसको ब्रेक दें। अगर आप सुबह खाएं तो रात में खा लें, दोपहर में आप राइस खा लें, पुलाव खा लें, कोई सैलेड खा लें, हल्का फुल्का स्नैक खा लें, कुछ इस तरह थोड़ा सा अपने बॉडी को ब्रेक दें। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि वो आपको ट्रिगर कैसे करती है, हार्ट बर्न की सूरत में फ़ौरन आपको जलन सीने में, नौजिया होने, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें हो रहा होता है ना, छींक है, ज़रा सा पेन है, ये अल्लाह ताला की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक है। वो हमें बॉडी अवेयर करवा रही होती है कि ये चीज़ आप कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके कहने का मकसद ये है कि पोर्शंस बना के खाएं, आप बिल्कुल डिवाइड करें। अब आप इतना सारा गोश्त खा रहे हैं और सर नान भी ले रहे हैं, सारा आप कार्ब्स इतना सारा ले रहे हैं, सही। अब आप मैं आपको ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में तो नहीं बता सकती, मतलब आप सब चीज़ सॉलिड खाए जा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम तो लगता है ना। हम सब कुछ सॉलिड खा रहे हैं, कुछ हम उसके साथ, अच्छा फिर हम क्या लेंगे उसके साथ, वो हम और ज़्यादा अपनी शुगर बढ़ाने के लिए हमें एक जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक पीनी है। बिल्कुल, उसके जो बाद और तो ज़्यादा वो डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, वो सिर्फ उसमें शुगर कंटेंट है। अगर हमें लग रहा है ये डाइजेशन के लिए और हमने जो है वो अपने ट्रॉलीज भरनी है ग्रॉसरी करते हुए, तो बिल्कुल वो डाइजेशन के लिए नहीं होती है। आपने डाइजेशन करनी है, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाए ना। आपने ज़ीरा पानी पीना है, आपने पानी पीना है, आपने ग्रीन टी का इंटेक करना है, वो आपकी डाइजेशन इम्प्रूव करवाएगी, वो आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस करेगी, ना कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में सिर्फ शुगर कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लोग तो ये समझते हैं कि इसके बगैर हमें हजम ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मिथ है, टोटली मिथ है, ये सिर्फ शुगर है। और अब आप सोचें आपने इतना सारा जो है वो कार्ब्स इनटेक किया है, सही है, सॉलिड आपने खाया है, फिर आप इतना सारा शुगर इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में, और ये प्रैक्टिस आपकी 1 वीक चल रही है, या जितनी छुट्टियां आपकी हैं ना उसमें आपने सुबह दोपहर, तो आप अपने आप के साथ बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह करेंगे तो फिर आपको फ्लॉसेस हो जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं। बिल्कुल, एक तो बीमारियां हो जाएंगी और मोटापा जो होगा उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि वेट इतनी तेजी से बढ़ाता है ना ये। अच्छा, मटन इसकी सूरत में, बीफ की सूरत में मटन काबिले, मतलब ये लगता है मुझे कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक क्वांटिटी आप हर चीज़ की ज़ाती बुरी है, ठीक है। सब पोर्शंस बनाएं, आप बिल्कुल रोटी भी खाएं, आप पूरी खाएं, कोई मसला, लेकिन उसको पोर्शंस में डिवाइड करें। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपकी एज के हिसाब से, आपके BMI के हिसाब से आपको कितने प्रोटीन्स लेने हैं, आपको कितना कार्ब्स लेना है, आपने कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो इन डेज में तो आप और अवॉइड करें, बजाय हम इसको फेस्टिव्स को सेलिब्रेट करने के हम बीमार हो जाते हैं। अक्सर आप देखें 2 से 3 घरों में तो ये देखा जाएगा कि वो डायरिया हो गया है, वो इमरजेंसी में है। तो ये आप फेस्टिव्स कहाँ से एंजॉय करेंगे, आप बताएं। आप अपने आप को इतना, एक तो पहले हम शॉपिंग में और वो गाय में और वो सब में इतना अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, उसके बाद हम इतना अपने आप, हमने थकाया हुआ है अपनी बॉडी को, बिल्कुल, ठीक है, हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं। फिर हम इतना सारा गोश्त खा रहे हैं, हमने स्टमक को इतना सारा अपने ओवरलोडेड कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर हम बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, आप बताएं। बिल्कुल। तो ख्याल सबसे चीज़ इतना ज़्यादा उन्होंने स्टोर कर,
कुर्बानी का मकसद क्या है। कुर्बानी मीन्स आपने अपने माल में से निकाल के अल्लाह की राह में खर्च करना है, अपने फ्रीज़र्स में भरना नहीं है। तो आप फिर उसको महीने भर बाद खा रहे हैं, वो धुला हुआ भी नहीं है, मतलब वो प्रॉपर वॉश नहीं है, ठीक है। अच्छा, कलेजी पक रही है, आप कलेजी पक रहे हैं, उसको 4-5 दफ़ा उसको बॉईल करके उसका पानी निकाल दें ताकि आपको इतना नुकसान। अब बस हमारे यहाँ तो मुझे लगता है पता नहीं कोई कंपटीशन है, अगर नहीं खाया ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है ये बिल्कुल ज़रूरी बात है। और हमने ये सोचा कि डिस्कस करें प्रोग्राम के एंड में इसको, ताकि जो है वो आप लोगों को आगाही फराहम हो सके, आप लोगों को समझ आए कि हाँ हम सैलड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी क्वान्टिटी में जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से राइस हो जाए, थोड़ा सा सैलड हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए, ताकि वो जो है ना वो पूरा एक मील बन जाए, ना कि सिर्फ गोश्त को जो है वो सिर्फ खाना ही मकसद नहीं है। आप प्रॉपर मील की तरह खाएंगे तो इंशाल्लाह आप बीमार नहीं होंगे। नौरीन, क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप आएँ, अवेयरनेस आप नहीं लें प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपको मुश्किल लग रहा है, टाइम नहीं है आपको या टाइम, तो आप आके एक दफ़ा असेसमेंट करवाएं। हमारा क्लिनिक है नजमुल क्लिनिक जो है ना, वो आप वहाँ आएँ, ब्लॉक 15 में है, वहाँ आके आप अपना प्रॉपर गाइडेंस लें। न्यूट्रिएंट्स हम आपको गाइड करेंगे कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कितने न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, आपको क्या चीज़ किस वक्त लेनी चाहिए, आपको फिजियो की नीड है या आपको फिटनेस की नीड है, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग ना। तो हम आपको प्रॉपर, हमारे पास हर कोई, हमारे पास डेंटिस्ट भी हैं, हमारे पास स्टैटिक के भी हैं, हमारे पास फिटनेस ट्रेनर्स भी हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, पूरा कलेक्टिव एक टीम है। आप आएँ, आप अपनी स्माइल भी, अगर आपको जो है वो क्लीनिंग और पॉलिशिंग करवानी है तो आप अपनी स्माइल को भी अच्छा कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है, हमारे शो का टाइम खत्म हो गया नौरीन, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, यहाँ पर अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।